मैं अभी विपुलाचल पहाड़ी पर हूँ। यहीं पर भगवान महावीर का प्रथम समूह शरण आया। पहला उपदेश उन्होंने यहीं दिया था। और यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा, कितना सीढ़ी चढ़ना पड़ा, ये मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हो। नाथ आपका समभ शरण का धन्य हुआ मेरा जीवन, तुम चरणों में लीन रहे मेरे जीवन का हर एक क्षण। विपुलगिरी की चोटी से शुरुआत करेंगे जर्नी और रत्नागिरी तक जाएंगे। नीचे से भी जो आए हैं 750 सीढ़ी है और उधर जाएंगे 500 सीढ़ी, यानी 1250 सीढ़ी चढ़कर रत्नागिरी पे जाएंगे जी। तो विपुलगिरी के चोटी से घाटी की ओर अपना जर्नी शुरू करते हैं और रत्नागिरी के सफ़र में ले चलते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये हमारा रत्नागिरी पर्वत का तीसरा वीडियो है। पार्ट 1 में हमने देखा वल्चर पीक, जहां बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, बुद्ध धर्म से रिलेटेड है। पार्ट 2 में हमने देखा अशोका स्तूपा और शांति स्तूपा सीढ़ी के रास्ते से। और पार्ट 3 में हम देखने वाले हैं जैन धर्म में इम्पॉर्टेंट है रत्नागिरी का एक अलग चोटी, और उस पर चढ़ने का कुछ अलग ही रास्ता है। और वो रास्ता शुरू कर रहा हूँ मैं विपुलगिरी की चोटी से। घाटी में उतरूँगा, फिर वापस सीढ़ी पे चढ़ूँगा और रत्नागिरी की चोटी पे चढ़ूँगा। ये मुनि सुब्रतनाथ भगवान के 2 कल्याणक स्थली है। राजगिरी में भगवान मुनि सुब्रतनाथ भगवान का 4 कल्याणक हुआ। 2 तो आपको एक गर्भ कल्याणक मंदिर जो कि आपने अभी दर्शन किया, और ये दूसरा आपको ये सामने जो दिख रहा है ये आपको जन्म कल्याणक मंदिर हुआ। और बाकी जो इनका तप कल्याणक और एक ज्ञान कल्याणक, ये आपको दूसरा पर्वत के नाम से जिसे हम रत्नागिरी पर्वत जानते हैं, जहाँ पर इनका 2 कल्याणक हुआ। ये हाँ, दोनों कल्याणक वहीं पर हुआ। तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और तप कल्याणक। हाँ, ये आपको पहले पहाड़ पे आप जब दर्शन करेंगे तो वहीं से ये दूसरे पहाड़ भी जाने का रास्ता ऊपर से ही है। हाँ, तो वहाँ पे आपको 2 कल्याणक आपको मिलेगा, तप कल्याणक और ज्ञान कल्याणक। हुआ था कि एक आदमी को कार के अंदर बहुत लंबा सफ़र तय करना था और वो घबरा रहा था, मैं कैसे जाऊँगा कैसे जाऊँगा। तो उसने मन में ये सोचा, मैं कार की सिर्फ हेडलाइट देखता हूँ, जहाँ तक हेडलाइट की लाइट्स पड़ेंगी मैं वहीं तक जाऊँगा। और ये सोचते सोचते हेडलाइट देखता, गाड़ी बढ़ा देता, हेडलाइट देखता, गाड़ी बढ़ा देता, और बढ़ते 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 वो अपनी मंजिल पे पहुंच गया। अगर हम टॉप पोस्ट अभी देखेंगे तो हम नहीं पहुंच सकेंगे। हम सिर्फ अपने 4 स्टेप देखें, फिर 4 देखें, फिर 4 देखें, रास्ता कैसे नहीं पार होगा। पीछे मुड़ गया ना, सिर्फ डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि मेरी मंजिल वही है। अर्जुन ने आँख देखी थी चिड़िया की और सिर्फ उस पर ही निशाना लगाया। हमें भी ये देखना है, हमें मुक्ति पानी है। हमारे भगवान वहाँ बैठे, वो हमारी बाजू पकड़ के खुद ऊपर ले जाएंगे। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ मन में विचार लाना है, सब रास्ते पार हो जाते हैं। तो जर्नी की शुरुआत करते हैं और मुझे सामने घाटी दिख रहा है, घाटी में उतरना है और वापस से पहाड़ पे चढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट। बहुत ही ज़्यादा अलग लग रहा है। यहाँ आते के साथ मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा खास हो गया है रत्नागिरी पार्ट 3। राजगीर का घाटी और जंगल तो इधर से ही दिख रहा है पूरा। आप देख सकते हो सामने जो 4 लाइन दिख रहा है, 1 2 3 4, और थोड़ा कुहासा भी है तो माहौल बन गया। देखो, पहाड़ का पहला रेंज, दूसरा रेंज, तीसरा रेंज, वहाँ पे शांति स्तूपा दिख रही है, और हमें जहाँ जाना है उसके बगल का जो मंदिर वो वहाँ पे सामने। ओह माय गॉड, दैट्स रियली अमेजिंग। और राजगीर का घाटी यहाँ से मुझे दिख रहा है, थोड़ा कुहासा लगा हुआ है, देख सकते हो। यहाँ से राजगीर का घाटी दिख रहा है और जू सफारी, जंगल सफारी वगैरह भी दिख रहा है। आप देखो, सामने जू सफारी, जंगल सफारी सब दिख रहा है। ओह माय गॉड, सच में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर सच में वादी और घाटी का नज़ारा लेना है जो मन को रोमांच से भर दे, तो सिर्फ और सिर्फ एक पहाड़ ही ऐसा कर सकता है, रत्नागिरी जैन मंदिर वाला पहाड़। रत्नागिरी पार्ट 3 जहाँ मैं आपको लेके जा रहा हूँ।
जनरली हम लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं तो घाटी सीढ़ी के ऊपर चढ़ना होता है, पर यहाँ उल्टा ही हो रहा है, क्योंकि अभी हम विपुलगिरी पहाड़ पर हैं तो इससे नीचे उतर रहे हैं, आप देख सकते हो। और उसके बाद रत्नागिरी की पहाड़ी पर चढ़ेंगे। मेरे पीछे देख लो, मैं उतर रहा हूँ और इधर इतना और उतरना है। मैं आपको बता दूं, ये मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है कि मैं रत्नागिरी जैन पहाड़ी पे चढ़ रहा हूँ। मुझे रास्ते में एक व्यूइंग डेक मिला है और यहाँ से आप नज़ारा एंजॉय करो। आपको दिखाता हूँ, ये रास्ता है, कुछ ऐसा जंगल है बीच में और सामने सिर्फ वादी। देख सकते हो वहाँ पे बीच में विपुलगिरी ख़त्म होता है और जो सामने आपको रास्ता दिख रहा है वहाँ से रत्नागिरी का रास्ता शुरू। विपुलगिरी से उतरकर बिल्कुल ही मैं अभी घाटी में हूँ और यहाँ पे एक रोड है, यहाँ से शायद बरसाती पानी घाटी से बहता है। कुछ भी नहीं है यहाँ पे और सामने रत्नागिरी चढ़ने का रास्ता आ गया। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ वादी, घाटी और पहाड़ है और मैं एकदम अकेला हूँ गिरी और रत्नागिरी के बीच में, और बहुत ही रोमांचक लग रहा है। जंगल के बीच में मैं आ गया हूँ, कोई नहीं है, सिर्फ मैं अकेला ही हूँ और रत्नागिरी की चढ़ाई शुरू कर रहे हैं। ये ट्रैकिंग मुझे लगता है आज तक का मेरा बेस्ट ट्रैकिंग है। राजगीर के गोद में हूँ अभी मैं, द सेंटर पॉइंट ऑफ राजगीर घाटी। इट्स जस्ट अमेजिंग, आप देख सकते हो, एट द हार्ट ऑफ राजगीर। बस आप जंगल का नज़ारा देखो, इधर कैसा कुछ जंगल दिख रहा है। एकदम स्ट्रेट सा रास्ता है यहाँ पर, अभी ज़्यादा ऊंचा नहीं चढ़ना पड़ रहा है क्योंकि ये घाटी शुरू ही हुआ है, शायद आगे ऊंचाई वाला सीढ़ी मिले। रास्ते का एंगल धीरे धीरे बढ़ रहा है और चढ़ाई भी धीरे धीरे ऊपर की ओर होती जा रही है। मैं आया हूँ और इधर की ओर जा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ रास्ता दिख रहा है और जंगल ही जंगल दिख रहा है। और यहाँ पर रास्ते में मुझे साइक्लोपियन वाल दिख रहा है। ये यहाँ से क्रॉस किया होगा, लेकिन रास्ता बनाने में बीच में तोड़कर और रास्ता बनाया गया।
कुछ इतना दूर चलने के बाद मुझे प्रॉपर सीढ़ी दिखने लग गया है जहाँ से ऊपर की ओर चढ़ना है। मैं अभी राजगीर का सबसे टफेस्ट पहाड़ चढ़ रहा हूँ, रत्नागिरी जैन चोटी पर। और इसको चढ़ने के लिए आपको विपुलगिरी पर भी चढ़ना होता है, उसके बाद घाटी में उतरकर वापस से रत्नागिरी पे चढ़ना होता है। और मैं अभी बीच में रेस्ट कर रहा हूँ। देखो मेरे पीछे भी सीढ़ी ही सीढ़ी है और मैं जिधर से आया हूँ उधर भी सीढ़ी ही सीढ़ी है और चारों तरफ जंगल ही जंगल है। मुझे ये सफ़र इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि ऊपर तो जाना है, लेकिन यहाँ पर मैं जो भी यहाँ का नज़ारा है, दृश्य है और जो जंगल का आवाज़ है पंछियों का और जो सन्नाटा है, मैं उसको फील करना चाहता हूँ। तो कम से कम तो मैं यहाँ पे 15 मिनट तो रुकने वाला हूँ। थकान भी है, लेकिन थकान से ज़्यादा यहाँ पर बैठकर दिल को सुकून मिल रहा है। तो थोड़ी देर बाद जर्नी को कंटिन्यू करूँगा। हमारे के नाम है उमेश। और राजगीर के जंगल में आप कैसे आए? सीढ़ी से आए? कैसे आए? ऐसी रास्ता बनल है आपके गांव से? हाँ। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं अभी जंगल में? जंगल में लकड़ी खाना बनाने के लिए। दिखाई कैसा है? तो ये तो आपको नीचे भी मिल जाएगा ना, ऊपर क्यों जा रहे हैं? नीचे का नहीं मिलेगा, ऊपर ही मिलेगा। जैसे आप ये वाला मोटा लकड़ी चुन रहे हैं, हाँ ऐसा वाला, हाँ। तो ये लकड़ी नीचे नहीं है? नहीं, ऊपर है। हाँ नीचे वाला खत्म हो गया? नीचे खत्म हो गया है। तो बस लकड़ी चुनने के लिए आप पहाड़ पे चढ़े? हाँ, वह खाना बनाने के लिए। आप यहाँ पे लोकल है, तो जंगल में कौन कौन सा जानवर आप आज तक देखे? हाँ, जंगल उतना मन नहीं देखते, कम जंगल रहता है मानी तो वो झोड़ में कने रहता है, नहीं रहता था मानी कने देखेंगे। देख लो दोस्तों कितना मुश्किल रास्ता है और मैं ऊपर जा रहा हूँ। ये सीढ़ी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। विपुलगिरी पे चढ़ने से मैं भी ऐसा फील हुआ कि सीढ़ी ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। चढ़ाऊंगा तो है ही है, चढ़ाऊंगा तो तब थकाता है। इतना चढ़ाऊंगा ना वजन लेकर मैंने बोझा उतारते। मैं भी एक बैग लेकर ही जा रहा हूँ और आगे इतना सारा और सीढ़ी दिख रहा है, देख लो। और पीछे यहाँ से मंदिर दिखने लग रहा है, आप देख सकते हो। सामने रास्ता है और सामने मंदिर दिख रहा है। जब रास्ता ही रास्ता दिखे और मंजिल ना दिखे, तो मंजिल जैसे ही दिखता है तो जान में जान आ जाता है। वही फील कर रहा हूँ कि वहाँ तक जाना है। तो फीलिंग गुड, सीइंग द मंजिल। और अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग विपुलगिरी की चोटी से रत्नागिरी की चोटी तक का सफ़र तय कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि रत्नागिरी का नाम रत्नागिरी क्यों पड़ा होगा। क्योंकि अभी मैं सामने जो पेड़ पौधे देख रहा हूँ रत्नागिरी पहाड़ के ऊपर, वो धूप से इतना ज़्यादा चमक लग रहा है, रत्न जड़ित पेड़ पौधे हैं ये, तो इसीलिए इसका नाम रत्नागिरी पड़ा होगा। क्योंकि अब रास्ता एकदम स्ट्रेट दिख रहा है और ऊपर का मंदिर पास आते जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि अब ज़्यादा दूर नहीं है। और एकदम से सीधा रास्ता ख़त्म होने के बाद जब सीढ़ी आया, तो क्योंकि मैं इतना सीढ़ी चढ़कर आया हूँ, तो लगना चाहिए कि और कितना चढ़ना पड़ेगा। पर खुशी है कि अब जो ये सीढ़ी आ गया है, तो अब शायद ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ना होगा और मंदिर पास में ही आ गया। और मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ। मंदिर सच में पास में आ गया और मंदिर के अंदर चलता हूँ दर्शन करने के लिए। बताइए मैम, कितना कठिन था? कठिन तो शिखर जी से भी कम था, लेकिन अच्छा था। ये फॉरेस्ट में चल के आने से फ्रेश एयर मिलता है, अच्छा लगता है चढ़ने में। पहाड़ तक बहुत कुछ
आर यू फीलिंग टायर्ड मैम इतना दूर चल के? A little, not that much. We have gone Shikhraji paidal, so this is nothing. ओके, व्हाट अबाउट योर एक्सपीरियंस सर? It was all in the nature, so we had a good experience. सर आपकी लकड़ी भी बहुत पतली है, तो मुझे लगता है कि इट वाज अ रियली ब्रेथ टेकिंग जर्नी. Not like that. It is very. I am very much happy actually. In Shikarji, 30 kilometers almost we have covered, and in front of that it is not much tired. मुझे आज राज पता चल गया आप लोग को ये टायरिंग क्यों नहीं लगता, क्योंकि आप लोग शिखर जी ही आपकी लेवल है, तो उससे कंपेयर करोगे तो सब कुछ ही ईजी है. करेक्ट. हम लोग बेंच मार्किंग हिसाब से जब माइंड में बनाते हैं शिखर जी जैसा पहाड़ चढ़ के आए तो उसके सामने ये छोटा है, बट फिर भी भगवान है. भगवान, जब भगवान का नाम ले लो चढ़ जाओ, सब कवर हो जाएगा. सिर्फ 4 पर्वत नहीं, ऐसा 10 पर्वत आए तो भी चढ़ेंगे हम लोग. ग्रेट. जय सर आपने लगता है जंगल से लकड़ी लिया है पक्का? पक्का बीच में ले आया है, क्योंकि उधर बंदर बहुत थे. सो बंदर कोई बोला कि बंदर आके बैग खींचेगा करके, इसीलिए थोड़ा सेफ्टी के लिए ले लिया है. अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कैसा जंगल दिखा? राजगीर की खूबसूरती के बारे में बताइए कुछ. राजगीर की अच्छा है, अच्छा. इट्स गुड हिल स्टेशन फॉर वन टाइम ट्रैकिंग काइंड ऑफ थिंग. इट इज़ वेरी नाइस. हाउ आर यू फीलिंग कि आप एकदम वहाँ की चोटी से यहाँ की चोटी पे आ गए हो, तो आर यू फीलिंग फुलफिलमेंट, अचीवमेंट? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है. उधर से इधर आने तक थोड़ा बहुत टायर्ड है, मगर इट्स फाइन, बिकॉज शिखर जी 30 किलोमीटर चल के ये कुछ ज़्यादा नहीं है. सो एक्चुअली हम कर्नाटक से आए हैं. ओके. तो कर्नाटक से इतना मतलब जैसा अभी आप ये राजगिरी बोल रहे हैं ना, जितना मतलब पहाड़ है एकदम इंस्पिरेशनल पहाड़ है, उतना जैसा पहाड़ नहीं है वो. नहीं है उधर. जैसा श्रवण बड़गुड़ है, श्रवण बड़गुड़ चट्टान है, बट फॉरेस्ट में ऐसा क्रॉस करके नहीं है. तो दिस इज मैं समझ सकता हूँ, ये जो आप पहाड़ पे चढ़ी हो ना, राजगीर की के दिल से होकर आप गुजरे हो. इतना मतलब एकदम वादी से दिल से, तो वो तो दिल से ही आवाज़ आती है कि इट्स रियली गुड एंड अमेजिंग. ओके, थैंक यू. थैंक यू. नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि 5 पर्वत पे मैं चढ़ा हूँ पर्सनली, और सबका मंदिर देखा हूँ, पर सबसे सुंदर और सबसे प्यारा मंदिर यही है, और चढ़ने का रास्ता सबसे कष्टदायक भी है. सबसे सरस जो प्रतिमा जी है यही पता है. मंदिर है, वो प्राचीन मंदिर है. वो भी 88 साल पहले का मंदिर है. 1936 में प्रतिमा जी प्रतिष्ठित हुए हैं. और अंदर का जो भी ग्लास का वर्क है एकदम प्यारा लगता है. यहाँ पर पारसनाथ जी का चरण है. जी. राइट साइड में और लेफ्ट साइड में नेमीनाथ का चरण है, और मुनि सुब्रत नाथ स्वामी जी का प्रतिमा, और इनका चिन्ह नीचे बना हुआ है ना, कछुआ. इतना ऊपर का पहाड़ चढ़ना सफल हो गया. बोले श्री मुनि सुब्रत नाथ भगवान की जय. शांति स्तूप से हम
एक और मंदिर जो देखते हैं वो जैन मंदिर दिखता है, और जैन मंदिर से मैं अभी आप लोग को शांति स्तूप का मंदिर दिखा रहा हूँ, देख लो। और ये पहाड़ के देवता क्षेत्रपाल बाबा जी हैं, इनका दर्शन कीजिए। और अभी मैं श्वेतांबर मंदिर की ओर बढ़ रहा हूँ, रत्नागिरी पर्वत का, क्योंकि आपके आते आते लगभग 1 बज गया और बहुत धूप हो गया। इट इज हार्ड बट ताकत मिल जाती है। भगवान के दरबार में आते क्या धूप और क्या छाँव देना। शॉल लेके आई थी, शॉल हटाना पड़ा। भगवान के दरबार में धूप छाँव नहीं देखा जाता, दादा अपने आप ताकत दे देता है। ओके, हमको बराबर 2 घंटा लगा है। ओके, 2 घंटा लगा है। ओम मुनियो मुनिप्रवरा रिपुविजय दुर्भिक्ष कांतेषु दुर्गमाक्षु रक्षन्तु वो नित्यं स्वा। ओम आचार्य पाध्याय प्रभूति चातु वर्णस्य श्री श्रमण संघर्ष शांतिर्भवतु तुष्टिर्भवतु पुष्टिर्भवतु। ओम ग्रहश्चंद्र सूर्यांगारक बुध बृहस्पति शुक्र शनैश्च राहु केतु सहिता सलोकपाला सोम यम वरुण कुबेर वास्वादित्य स्कंद विनायक पिता ये चानेपि ग्राम नगर क्षेत्र देवते सर्वे प्रियंताम प्रियंताम मक्षन को कुष्टकरा नरपतयश्च भवन्तु स्वाहा। साहिल जी, आप हर दिन इतना ऊपर आते हैं? हाँ, इधर ऊपर आते हैं, हमेशा पक्षाल करते हैं भगवान का। सुबह सुबह आते हैं 8 बजे डेली। कष्ट नहीं होता? नहीं, कष्ट होता है, लेकिन भगवान का सेवा करना। कितना टाइम लगता है आपको ऊपर चढ़ने में? आधा घंटा लगता है। सिर्फ आधा घंटा? कैसा लगता है इतना शांत माहौल में, जंगल के बीच में अपना समय बिता के? बहुत अच्छा वाइब आता है यहाँ पर, मतलब बहुत शांत इलाका है। नीचे से बहुत नेचर का बहुत अच्छा से खूबसूरती मिलता है। तो सर का रफ्तार देखो, क्योंकि ये हर दिन पहाड़ पे चलते हैं तो इनके अंदर अलग हॉर्स पावर की एनर्जी आ गई। देखो ये कितने फास्ट चल रहे हैं। मुझे इनके साथ चलने के लिए दौड़ना पड़ रहा है। ना ऐसा बात नहीं। ऐसा ही बात है सर। आप हर दिन इतना ऊंचा पहाड़ पे चढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर 10 घोड़े की एनर्जी तो आ ही जाएगी। ना ऐसा बात नहीं। पानी पी लीजिए। क्योंकि आप मेरे वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो मैं आपको कुछ हमेशा ज़्यादा दिखाता हूँ। तो इस बार मैं आपको साइक्लोपियन वाल दिखाता हूँ। आप जो सामने देख रहे हो वो साइक्लोपियन वाल है राजगीर का। इस पर पूरी वीडियो मेरी आप ऊपर देख सकते हो, मैं लिंक डाल देता हूँ और मैं वहाँ पे जाके दिखाता हूँ क्या कुछ अवशेष बचा हुआ है साइक्लोपियन वाल का, हमारे राजगीर का। इस वाल के बारे में सारी विशेष जानकारी मेरे ऊपर के वीडियो में आप देखो, और मैं चल के दिखाता हूँ कितना अवशेष बचा हुआ है साइक्लोपियन वाल का रत्नागिरी पर्वत के ऊपर। और इस जर्नी में हमारे साथ है मनोज कुमार जैन। नमस्कार। ये पहाड़ की साफ सफाई और मंदिर का देखरेख करते हैं। तो आप कुछ ऐसा रास्ता है जिधर से हम लोग जा रहे हैं, साइक्लोपियन वाल का अवशेष देखने की कितना कुछ बचा हुआ है। बहुत ही जंगली रास्ता है और मैं आगे की ओर जा रहा हूँ साइक्लोपियन वाल की तरफ। सब बंद लग रहा। कोई रास्ता नहीं है, लेकिन रास्ता धीमे था इसका। इधर से नीचे उतरना, नीचे उतरू ना मनोज जी? हाँ ठीक है। और मैं नीचे उतरने लग रहा हूँ। बहुत रास्ता कठिन है। हाँ चल कोई चलिए। ठीक है, नीचे उतरना पड़ेगा। जी नीचे उतर रहे हैं पहले, फिर मैं उतरूंगा। बहुत अच्छा कठिन है, समय जंगल हो गया, कैसे जाइएगा? देखो मैं, ये जो मेरे ऊपर पेड़ है वो काटा का पेड़ है और मैं इसके नीचे से झुककर आगे की ओर जा रहा हूँ। देखो ये काटा का पेड़ है। काफी टफ है।
और यहाँ से रास्ता मिल गया है, तो अब रास्ते को फॉलो करते हुए जा रहा हूँ। बस बस बस। ओहो, और यहाँ पर साइक्लोपियन वाल मिल गया है, देख लो। मैं ऐसे ही नहीं बोला था कि ये साइक्लोपियन वाल ख़त्म ही नहीं होता, और 40 किलोमीटर लंबा है। लगभग मैं मेरी वीडियो में जहाँ पर आपने साइक्लोपियन वाल देखा, वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर हूँ, और यहाँ पर से भी साइक्लोपियन वाल का बहुत सारा अवशेष दिख रहा है मुझे। ओहो, सच में इट इज़ जस्ट वंडरफुल। जो मैं उस वीडियो में पूरा नहीं कर पाया, वो मैं इस वीडियो में पूरा कर रहा हूँ। वनगंगा से लगभग मैं 3 किलोमीटर ऊपर हूँ, और साइक्लोपियन वाल के अवशेष के ऊपर चढ़ रहा हूँ, जो काफ़ी उबड़ खाबड़ है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। यहाँ पर भी ये 40 किलोमीटर का वाल है, और एंशिएंट सिटी ऑफ राजगीर को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करता था। इसके बारे में विशेष देखने के लिए मैं ऊपर अपने पुराने वीडियो का लिंक डाल देता हूँ। और यहाँ से ही समाप्त नहीं हुआ है, आप देख सकते हो एक पेड़ है बीच में, और ये वाल पीछे की तरफ फिर से कंटिन्यू ही है। दिखाता हूँ, देखो सामने झाड़ी के नीचे जा ही रहा है। और यहाँ से दीवार का 2 पार्ट हो रहा है, एक पार्ट इधर गया है, किधर जा रहा होगा ये जो बताया गिरियक गया है, गिरियक गया, और उधर वाला ये शांति स्तूप तरफ गया है। देखिए दीवार देखिए, देखो देखिए लास्ट हो गया, इधर का दीवार शांति स्तूप तरफ चला गया, और इधर का दीवार गिरियक तरफ चला गया। और साइक्लोपियन वाल से उदयगिरी का भी टेम्पल दिख रहा है, एकदम सामने में जो पहाड़ आपको दिख रहा है 2 घाटी के सामने, वही हमारा उदयगिरी पर्वत है। उसका लिंक भी मैं ऊपर दे देता हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। और अभी मैं वापस ऊपर की ओर जा रहा हूँ। और देखिए कैसे रास्ते से हम लोग आए थे, और वैसे ही ऊपर जा रहे हैं। कुछ इस तरह से पत्थर के बीच बीच से निकलकर ऊपर। और ये आप देख लो, उतरने का रास्ता है, अलग रास्ता। मैं इसी रास्ते से नीचे उतरूंगा, और आपको बता दूं ये रास्ते में शांति स्तूप जब सीढ़ी से मैं गया था उससे भी ज़्यादा सीढ़ी है, और रत्नागिरी से डायरेक्ट उतरेंगे। उधर एक और रास्ता है, 1298 सीढ़ी उतरना है। दोस्तों अब मैं नीचे उतर रहा हूँ रत्नागिरी से, और मुझे मंजू मैम मिली हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि जैन धर्म के लोग इतने इंटेलेक्चुअल कैसे होते हैं, और इतने अमीर और इतने अच्छे जगह पे क्यों हैं, जबकि 1% कम्युनिटी है। इवन देन दे आर 100% एजुकेटेड। तो इसका राज जानते हैं इनसे। खाली अमीर नहीं होते हैं, दिल के अमीर होते हैं। हमारे इंटेलेक्चुअल का मैं बताऊं, बच्चे जब छोटे होते हैं तब से उनमें संस्कार डाला जाता है। अभी लेटेस्ट में गर्भ संस्कार करके हमारे पूज्य आचार्य भगवंतों द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें जब बच्चा पेट में होगा तभी से उसको जैन संस्कार दिए जाएंगे पूरे। वो माता 9 महीने तक वो गुरु के बताए हुए पूरे प्रोग्राम्स करेगी और पूरा अध्याय करेगी।
उस हिसाब से पूरी रहेगी कि वो बच्चे को गर्भ में ही पूरे संस्कार मिल जाएंगे। अब आते हैं इंटेलेक्चुअल की बात पे। पढ़ाई लिखाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बहुत ज़्यादा ध्यान क्यों दिया जाता है? क्योंकि बाल विवाह हमारे यहाँ कोई नहीं करवाता। सबको पढ़ने लिखने का मौका दिया जाता है और बहुत अच्छे से परवरिश करते हैं बच्चों की, और उसके बाद छोटेपन से ही बच्चों को इंडिपेंडेंट होना सिखाया जाता है। इंडिपेंडेंट होने की वजह से ऑटोमेटिकली खुद का काम खुद करना है, पैसा कमाना है, वो सारी बातें उनमें आ जाती है। इंडिपेंडेंट मतलब वो मनी वाइज इंडिपेंडेंट हो जाते कितने एज से? ये हमारे रगों में बसा है। मोस्टली जो 70% हम जैन लोग होते हैं, 70 to 75% वो बिजनेस पीपल होते हैं। सर मुझे एग्जांपल से बताइए, जैसे मान लेते हैं आपका कोई बिजनेस है टाइल्स का, हाँ, और आपका अच्छा खासा चल रहा है, तो आपका बेटा कितने एज में खुद का पैसा कमाने लगेगा, और क्या वो टाइल्स के बिजनेस में आएगा या कुछ और करेगा? ऐसा आजकल थोड़ा सा कम होने लग गया है, क्योंकि बच्चों खुद अपने भविष्य देखने लग जाते हैं। वो लोग खुद 10th से ही अपना सोचने लग जाते हैं कि मेरे को क्या करना है। लेकिन हमने ये देखा है कि हमारे अभी भी काफ़ी कुछ नई जो यंग जनरेशन है वो अपने ही पापा का बिजनेस को और प्लेटफॉर्म बढ़ाते जा रही है। देखिए, इसमें लाइक 2 साइड्स ऑफ द कॉइन दोनों हैं। आज भी जिनके बहुत अच्छे बिजनेस चल रहे हैं वो बच्चे 12th पढ़ने के बाद कॉलेज जाते हैं, तो कॉलेज आधा ही दिन होता है हर जगह, या इवनिंग या मॉर्निंग। बच्चा ऐसा यूटिलाइज करता है, अगर उसका मॉर्निंग कॉलेज है तो शाम को आके अपने पापा के ऑफिस में बैठता है, और अगर उसका इवनिंग कॉलेज है तो वो सुबह ऑफिस जाएगा और दोपहर में कॉलेज जाएगा। तो वो 12th के बाद ही अपना बिजनेस का ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर देता है। सेकेंड साइड ऑफ द कॉइन, जिसको फील्ड में जिसको जाना है जॉब लाइन में, तो वो 12th में ही अपना डिसाइड करने लग जाता है क्या बनना है, क्या पढ़ना है, कौन से फील्ड में जाना है। आपको एग्जांपल मैं मेरी डॉटर का बताती हूँ। मेरी डॉटर +2 ख़त्म की, फिर उसने BBA कोर्स किया। इतना सिंपल कोर्स BBA। हाँ, तो उसको लगा कि मैं क्या करूँगी लाइफ में, क्या नहीं करूँगी। फर्स्ट ईयर ख़त्म होते ही उसका दिमाग ऐसा चेंज हुआ, उसने कैट ज्वाइन किया उसने, बट वो नहीं क्लियर कर पाई। इमीडिएटली उसने चेंज करके GMAT लिख दिया और IELTS लिख लिया, और उसने क्लियर कर लिया। 3rd ईयर फिनिश होते ही वो लंदन चली गई। लंदन में मास्टर्स करी, फिनिश करी, आई, और अभी यहाँ पे 20 लाख के पैकेज में काम कर रही है। मतलब आप लोग डिसीजंस भी बहुत फास्ट लेते हो कि अगर एक चीज़ वर्क नहीं करा तो फटाक से स्विच करो। प्लान बी, 2 साइड्स ऑफ द कॉइन। प्लान है नहीं तो प्लान बी, बट करना तो है ही। जब लड़कियों के लिए इतना हम लोग सीरियस है, तो आप खुद समझ जाओ हम लड़कों के लिए कितना सीरियस होंगे। और एकदम बचपन से उनको धर्म के पूरे संस्कार डाले जाते हैं। छोटा सा बच्चा रहेगा 5 साल का, मंदिर जाएगा, उसके बाद ही वो घर आएगा, खाना खाएगा, ब्रश करेगा, स्कूल जाएगा। ओके मैम, मैंने ये भी देखा है कि जैन में कम्युनिटी सपोर्ट बहुत अच्छा है। कम्युनिटी मैगजीन होती है जिसमें एक दूसरे के बिजनेस को प्रमोट करते हैं, और अगर कोई पिछड़ा है जैन में, तो उसको हैंड होल्डिंग करके आगे बढ़ाती है। इसके बारे में बताइए। आपने एकदम सही सुना है। बहुत ज़्यादा भाई के भाई एक दूसरे का सपोर्ट तो करते ही हैं, दूसरे लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं। पैसे इजीली मिल जाते हैं, लोन पे, ब्याज पे। बैंक से या फिर जैन कम्युनिटी से? नहीं, जैनों को कोई बैंकों की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं वो लोग। मैं चेन्नई से बताता हूँ आपको। मैं हमारे चेन्नई में जैसे पढ़ने के लिए जैन विद्यालय, जैन कॉलेज और हॉस्पिटल, टोटल फ्री मेडिकल चेकअप के लिए भी उनको दिया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो केवल जैन लोगों के लिए है। अगर वो जैन नहीं है, कोई अजैन आदमी है, उसको भी अच्छा रेट में दिया जा रहा है। तो हमारा भावना ऐसा नहीं है कि केवल जैनियों को ही दिया जाए। दूसरे संस्था के भी लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं, अपना मेडिकल चेकअप करवाते हैं, स्कूलों में एडमिशन लेते हैं, कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं। और उसके अलावा कुछ सेंटरों में डायलिसिस का भी अभी किया गया है कि मतलब जिसको भी कैंसर वगैरह है तो वो भी अपना वहाँ पे जाके अपना इलाज करा सकता है। एक चेन्नई का बहुत बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट है, कैंसर इंस्टीट्यूट, जो पूरे इंडिया में नंबर 1 जाना जाता है। उसमें भी आप देखेंगे काफ़ी जैन जो सोसाइटी के लोग हैं, अलग अलग RYA मेट्रो है, खजवाना यूथ विंग है। इन्होंने मतलब उस कैंसर इंस्टीट्यूट में भी नंबर 1, नंबर 2 का पोजीशन लिया है। ये सभी डोनेशन में एवरी मंथ कोई वहाँ पे 40,000 रुपये का डोनेशन देता है, कोई वहाँ पे मतलब किसी ने पानी की मशीन लगाई है, किसी ने मतलब
बहुत कुछ, मतलब हम लोग जितना हो सकता है हम चैरिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। हमारे गुरु द्वारा बोला ही गया है, कमाई का एक हिस्सा दान देना ही है। हमारी कमाई का एक हिस्सा हमको दान देना ही है। और पता है वास्तु के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा सही है कि दान देना अच्छी बात है और उससे धन बढ़ता है। यस, करेक्ट है। और अभी मैं जानूंगा जैन धर्म का 5 मूल मंत्र। तप, आराधना, ब्रह्मचर्य, दान चार हुआ मैम, एक और दया। और दया। जैन धर्म का को हानि नहीं पहुंचाना, ओके। तपस्या करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है। और एक बहुत अच्छा बताया है, करुणा, दया। हर किसी के लिए अपनी दया की भावना रखिए, चाहे वो जीव हो चाहे वो इंसान हो, आप उसके प्रति दया की भावना रखिए। तब तक ये आप उसके लिए अच्छा सोच, अच्छी विचार करेंगे, वो आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। राजगृही वालों को तो पता ही होगा भगवान महावीर का, जियो और जीने हाँ। दो। अगर ये चीटी जा रही है तो इसको भी साइड में करो, इसको भी जीने दो, खुद भी जियो। लगभग हम लोग इतना नीचे उतर गए हैं और अभी और भी रास्ता बच रहा है। सामने राजगीर घाटी है और ऊपर इतना सीढ़ी आप देख सकते हो और नीचे की ओर जा रहे हैं। इधर आ गए। यहाँ से राजगीर की घाटी कितना सुंदर लग रही है। ये जो आप देख रहे हैं राजगिरी की पहाड़ियों के बीच में हम लोग जब यहाँ से नीचे उतर रहे हैं, चारों ओर इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ी और ये प्रकृति का ऐसा सुंदर नज़ारा जो हम लोगों को देखने बहुत कम मिलता है। हम लोग बड़े शहर से आए, ऐसी चीज़ें देख के लगता भी है कि वाकई में हमारा इंडिया क्या इतना सुंदर है, जिसको देखते ही बस एक ही सेंटेंस निकलता है, ओह वाओ ब्यूटीफुल। मतलब रियली ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। हम चाहते हैं कि हर कोई यहाँ पे एक बार ज़रूर आए, प्रकृति की सुंदरता को निहारे। ऐसा मनमोहक ऐसा दृश्य है कि हम लोग इसको भुला नहीं सकते। महाराणा प्रताप जब युद्ध में हार गए थे तो वापस उनका राज्य कैसे लिया जाए, ऐसे ही कुछ विचारते करते अपने मंत्री के साथ वो जा रहे थे। जंगल में जाते जाते एक उनको झोपड़ी मिली, उस झोपड़ी में गए। बहुत ज़ोरदार की भूख तो लगी हुई थी। वहाँ पे एक बुढ़िया ने उनके लिए खिचड़ी बनाई थी। खिचड़ी बनाते बनाते खाने के लिए जब वो मंत्री और राजा सब खाद में गए थे, राजा ने क्या किया, सीधा खिचड़ी के बीच में अपना हाथ डाला। बीच में हाथ डालने से राजा का हाथ जल गया। तो उस बुढ़िया का एक छोटा सा सेंटेंस जो बोला उसने, वो उनके दिमाग में बैठ गया। तो जब उन्होंने यही कहा था, यही गलती मेरे राजा ने की थी, अगर पहले वो आजू बाजू की खिचड़ी को ठंडी करके खाते तो उनका हाथ नहीं चलता। लेकिन उन्होंने क्या किया, सीधा आक्रमण उसके साथ किया। लेकिन आजू बाजू के राजाओं के साथ मिलके पूरी सेना अगर बनाते तो वो ये युद्ध नहीं हारते। उनके दिमाग में ये बात आई। उन्होंने उस वक्त उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी बात अपने दिमाग में बैठा के फिर उसके साथ युद्ध किया तो वापस वो अपना राज्य ले सके। ऐसी एक छोटी सी और एक स्टोरी है। जब राणा प्रताप अपना पूरा सब कुछ छोड़ चुके थे, मतलब पूरा लूट गया था उनका, तब हमारे जैन धर्म के एक भामाशाह, जिनको आज भी जैन धर्म में जो भी कोई बड़ा डोनेशन करता है तो हम लोग उसको भामाशाह की पदवी देते हैं। ये भामाशाह था कौन? उसने कहा था, राजन आप युद्ध तो हार चुके हो, आप सेना इकट्ठी करो। सेना इकट्ठी करने के लिए बोले मेरे पास पैसा नहीं है। तो भामाशाह ने दिल खोल के इतना ज़्यादा उसके पास जो आज की डेट में जो बोलते हैं अरबों की संपत्ति थी, मतलब कितना उसके पास सोना था और कितना मतलब उसके पास था, तो सब कुछ उसने अपना उसने मतलब अपना क्या बोलते हैं, जैसे आज की डेट में प्रधानमंत्री जैसे नरेंद्र मोदी है, वैसे उस टाइम के लिए वो महाराणा प्रताप थे, उनको सब कुछ दे दिया। और उसके पैसे से महाराणा प्रताप ने वापस सेना इकट्ठी की और अपने शत्रु पे धावा बोला और वो जीत गए। उसके हिसाब से आज भी हमारे जैन धर्म में जब भी कोई बड़ा चैरिटी कोई देता है तो हम उसको दानवीर नहीं बोलते हैं, हम उसको भामाशाह बोलते हैं। ये
इसके नाम से तो राज्य सरकार ने भी कई स्कीमें लॉन्च की है। हमारे राजस्थान सरकार में जो भी दान ज़्यादा देता है उसको भामाशाह नाम से संबोधित किया जाता है। उनके नाम से भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना भी राजस्थान सरकार के द्वारा निकाली गई थी। और ये भामाशाह बहुत ही महादानी थे जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए। और ये इस तरह का नज़ारा क्या आप राजस्थान में देख पाते हैं? जी, वैसे राजस्थान को ज़्यादातर सूखा और रेगिस्तानी इलाका माना जाता है, लेकिन हम जहाँ पे रहते हैं उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे काफ़ी हरा भरा है। इसी तरह की पहाड़ियाँ है छोटी छोटी, और पूरा लगभग ज्योग्राफी इसी तरह का है वहाँ का। तो इस जंगल की हरियाली के बारे में 2 शब्द बोलिए। यहाँ तो बहुत ही हरियाली है, बहुत ही अच्छा है, मतलब स्वर्ग जैसा वातावरण है। और प्रदूषण मुक्त है पूरी तरह से। नीचे उतरते उतरते बहुत कम स्टेप्स बचे हैं, नीचे उतर चुके हैं लगभग, और सामने गेट आ गया है। नीचे गेट आपको दिख रहा है, वहाँ ख़त्म हो गया और सामने स्ट्रेट रास्ता है। फाइनली लोग नीचे उतर गए। तो सर, आप पूरे जर्नी को एक लाइन में क्या बोलोगे? अब हम लोग नीचे उतर गए, गेट दिख रहा है। मार्वेलस। 1 वर्ड आंसर में पूरे जर्नी को क्या बोलोगे मैम? ब्यूटीफुल। ओके, आप सर? बिल्कुल ब्यूटीफुल ही है। ओके। और ये गेट आ गया है और यहाँ से बहुत ही प्यारा नज़ारा है पूरे वादी का। और फाइनली हम नीचे उतर रहे हैं और ठंड का मौसम है, दिसंबर का मंथ चल रहा है। और राजगीर में एक स्वर्णगिरी पहाड़ तो है ही, लेकिन जब धूप पेड़ के ऊपर आ रही है तो सारी की सारी पेड़ पौधे ही स्वर्णिम प्रतीत हो रहे हैं। तो पूरा जंगल ही स्वर्णिम जंगल लग रहा है। आप देख लो, राजगीर का स्वर्णिम जंगल। और ये गेट है जहाँ से हम नीचे उतर रहे हैं फाइनली। To sum up the journey over here, let's know one-liner answer from the tourist how they felt about the complete journey of Ratnagiri related to Jainism. So let's start. It's like heaven on earth and in the lap of God. जैन तीर्थंकरों की यह तपोभूमि है। यह निश्चित तो एक प्रेरणा जियो और जीने दो के साथ ही यहाँ पे पर्यावरण की ओर बढ़ावा, निश्चित तो ऐसा देखने से पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा, पर्यावरण चेतना जागृत होगी। ब्यूटीफुल। आई केम हियर, मेरे जैनियों का जो तीर्थ है ये, भगवान का दर्शन करने, बट आई गॉट द एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैकिंग ऑल्सो। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। प्रकृति का सुंदर नज़ारा देखने मिला, बहुत ज़्यादा हरियाली, बहुत अच्छा दृश्य था ये। और थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बट पहाड़ कैसे चढ़े और कैसे उतरे मालूम नहीं पड़ा। ब्यूटीफुल। राजगीर का 5 पहाड़ मैं घूम चुका हूँ, और जो इसका रास्ता है कि पहले पहाड़ के चोटी से उतरकर दूसरे पहाड़ पे चढ़ना है, ये सबसे अच्छा है। और अलोंग द वे हमने राजगीर के जंगल को ओरिजिनल फॉर्म में देखा, और जो खूबसूरती है कि राजगीर का वादी, और एक पॉइंट पर तो 3 रेंज एक साथ जो देखा, दैट्स अनबिलीवेबल एंड ब्रेथ टेकिंग व्यू। इट्स अमेजिंग। थोड़ा सा कष्ट है, लेकिन जब मंदिर गया ऊपर तो इतना सुंदर मंदिर जो देखा। सारे पहाड़ पर जितने भी मंदिर हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई ख़राब है, लेकिन द बेस्ट मंदिर जो पहाड़ के ऊपर बनाया गया, इट्स ऑन द सेकेंड हिल, रत्नागिरी हिल। तो और यहाँ से जहाँ से सीढ़ी ख़त्म हुई है, वहाँ से कुछ दूर पैदल चलने का रास्ता है। तो रास्ते की ओर हम लोग पैदल जाने लग रहे हैं। तो मुझे तो काफ़ी एनर्जेटिक फील हो रहा है, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ने उतरने के बाद अगर फ्लैट सरफेस मिल जाए तो लगता है कि बॉडी का एनर्जी डबल हो गया। हाउ यू आर फीलिंग अबाउट इट मैम? एग्जैक्टली, O2 सेम। फ्लैट सरफेस में आते ही मुझे लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। इट्स वेरी इजी। तो वापस शुरू करें? Hi guys, we just got friends
on top of the hills, Ratnagiri hills. It was beautiful spending time with this fellow. I request you all to just go and see the videos made by this Om Prakash film without any space. It's wonderful. I haven't seen anything. Today only I have befriended him. Definitely I'll go and I'll see. And I request everyone to please subscribe the channel and like the channel. थैंक यू। अच्छा लगा जी, आखिर में जाके ऊपर आ गए नीचे। ये तो आना ही था, कैसे भी कोशिश करके अपन चले, अच्छा लगा। इतने सालों से वेट कर रही थी, राजगीर जाना है, चढ़ ली और उतर गई और आराम से बातें करते करते आ गए। हाँ। डिफिकल्ट था बट लास्ट में पता नहीं चला। मज़ा आ गया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि तुम्हारा साथ बहुत अच्छा था। हाँ, एक बात है जी, नीचे उतरते समय अगर ओम प्रकाश नहीं मिलता और वो राजगीर के बारे में नहीं बताता, हिस्ट्री के बारे में नहीं बताता, हाँ। तो अपने को इतना पता नहीं चलता और अपना समय भी इतना जल्दी नहीं निकलता। और जैसे ही उन्होंने अपने को बताना शुरू किया था, अपना भी और इंटरेस्ट वहाँ पे थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया। बट अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छा था।